फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी शी। आज के दिल ने फिर याद किया में हमारे साथ हैं एस फिल्म मेकर और डायरेक्टर मेहुल कुमार। मेहुल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, फाइन, एकदम अच्छा हूँ। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो उन फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उजागर करने की आपने कोशिश की है, हकीकत को सामने लाने की आपने कोशिश की है। सब बड़े बड़े पावरफुल एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, लेकिन जितनी भी फिल्में आपने बनाई है बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ जो हिट रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी उन फिल्मों की जरूरत, तिरंगा, क्रांतिवीर, जागो, इन सब की जरूरत आजकल के इस दौर में है? मैंने ऑलरेडी 2 स्क्रिप्ट रेडी की हुई है ऑलरेडी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। एक मेरी फिल्म का टाइटल है मिशन तिरंगा। वो आर्मी बेस्ड सब्जेक्ट है और उसमें करंट टॉपिक सारे अभी के जो हमारे हालात है देश के, अभी के जो हालात आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के है, वो सारी प्रॉब्लम्स में हमने दिखाया है। और एक सोशल फिल्म भी है और एक मतलब यंग यूथ जनरेशन की फिल्म भी है इसमें, जिसका शादी के बाद लव मैरिज। ओह, शादी के बाद लव मैरिज। लेकिन लव मैरिज आपकी एक फिल्म भी थी। यस, लव मैरिज बहुत पहले 90s में बनाई थी। या अनिल कपूर, मीनाक्षी, महमूद भाईजान, काफी आर्टिस्ट है। आजकल जो माहौल चल रहा है ना, ये माहौल को देखते हुए आपको कई सारी बातें जहन में आती होंगी, क्योंकि आपकी फिल्में बहुत पहले ये सब कह चुकी है। अभी भी वो लोग बोलते मेरे को, जब टीवी पे मेरी फिल्में चलती रहती है, तिरंगा, क्रांतिवीर, कोहराम, तो वही बोलते कि मेहुल जी आपने 15-20 साल पहले जो कहा था वो आज भी वही हो रहा है, और जो चीजें आपने उस टाइम पे दिखाई थी वो आज भी हो रही है। आज जागो फिल्म को देख लीजिए, उस टाइम पे मैंने बताया था कि रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, और जज साहब जजमेंट है कि मेरी नजर के सामने फांसी होगी और कोई भी अदालत में इसकी अपील नहीं होगी जी। बिल्कुल। उसके बाद यस, वो क्लाइमैक्स था, और वो तीनों रेपिस्ट को लड़की की माँ रवीना टंडन जी ने फांसी दी थी। रियल जेल में हमने शूटिंग किया था, थाने में, मुंबई की। और वो मतलब आज देखिए, आज भी हमारे देश में ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसा कानून आज भी नहीं बना कि भाई रेपिस्टों को मतलब विद इन 15 डेज 13 डेज या ऑन द स्पॉट फांसी की सजा हो। जज साहब, ये सिलसिला तभी बंद हो सकता है जब इस केस के लिए एक ही अदालत हो, एक ही सुनवाई हो और उसी में फैसला हो जाए। उसके बाद ना कोई दूसरी तारीख, ना कोई दूसरी अपील और ना ही कोई दूसरी अदालत। मुझे लगता है अगर आपकी फिल्में आज के दौर में रिलीज होती या आप बनाते, सेंसर बोर्ड तो आधा उन्हें काट देता। लगता है आपको ऐसा? यस, ये बात आपकी सही है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सच्चाई दिखाते थे तो इतना टेंशन नहीं था सेंसर बोर्ड का। लेकिन आज मतलब डायलॉग्स भी कट जाते हैं और सच्चाई मतलब जितनी दिखाना चाहो उतनी आप नहीं दिखा सकते, ऐसा टाइम चल रहा है। आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर के जो फिल्म मेकर्स है या डायरेक्टर्स है, उनके लिए कई सारी बंदिशें हैं, वो नहीं दे पाते हैं जो उनको देना चाहिए? अगर हम बात करें आपके दौर की, 90s की, या फिर 2000 तक की हम बात करें, उससे पहले के दौर की भी बात करें, तो जो डायरेक्टर्स थे उनके लिए फ्रीनेस था, वो कुछ भी कहते थे। लेकिन आज थोड़ा मामला अलग सा है। तो किस तरह का प्रेशर आपको लगता है आजकल के दौर में एक डायरेक्टर और फिल्म मेकर को है? देखिए, डेफिनेट है, बहुत ही प्रेशर है। मतलब एक तो क्या है, सारे ग्रुप बन गए हैं, आर्टिस्ट लोग अपने ग्रुप में ही काम करना चाहते हैं, दूसरे ग्रुप में वो फिल्म करना नहीं चाहते। पहले कभी कोई ग्रुप नहीं था, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी आर्टिस्ट को विद इन मतलब 8 डेज भी नहीं होते थे, 3 या 4 दिन में पता चल जाता था कि वो आपकी कहानी सुन रहे, कहानी अच्छी लगी, एंड फाइनली ही इज डूइंग द फिल्म। और 6 महीने में फिल्में कंप्लीट होती थी। आज तो मतलब आर्टिस्ट को मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि बिजनेस मैनेजर उनके आ गए, फिर ईमेल करो, ईमेल बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, फिर वो ईमेल बाद में आर्टिस्ट को बताएंगे, फिर आर्टिस्ट मतलब उसी में 4-6 महीने निकल जाते हैं। आर्टिस्ट तो डायरेक्टर को मिलते ही नहीं। तो पहले क्या होता था कि मतलब जैसे कहानी होती थी, आज जैसे मतलब मैंने धर्म जी के पिक पीरियड में उनके साथ 4 फिल्में बनाए, जीतू जी के पिक 4 फिल्में बनाए। उनके सेक्रेटरी को फोन करो, वो बोलते थे मेहुल जी कल नटराज स्टूडियो में शूटिंग करें, आप लंच टाइम पे वहां पे पहुंच जाना। एक दिन में ये होता था। और लंच टाइम पे जाके जब हम बात करते थे तो कहानी अगर सुननी है तो बोलते थे कल शाम को घर पे आ जाओ, मेरे को पूरी कहानी नरेट कर दो। और घर पे जाके कहानी नरेट करो, या तो हम होटल में कमरा बुक करवाते थे, वहां पे कभी आके पूरी कहानी सुनते थे, एंड ऑन द स्पॉट कि आई एम डूइंग दिस फिल्म, बाकी की जो बात मैं प्रोड्यूसर से कर लूंगा या डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद है तो डायरेक्ट हो जाती थी।
और दूसरी की एक बात बहुत बड़ी, मतलब कि उस टाइम पे मतलब इंटरफियर बिल्कुल नहीं होता था। आज सोचिए, मैंने एक अभी बीच में मेरी बात हुई थी, तो उनका जो बिजनेस मैनेजर बोलते हैं, मेहुल जी आपका प्रोफाइल भेजना प्लीज। सोचिए, जिस आदमी ने 42 इयर्स इंडस्ट्री में निकाले हैं, मोर देन 37 फिल्म की है, उसका प्रोफाइल चाहिए उनको। जी मैं समझ सकती हूँ जी। हाँ, बिजनेस मैनेजर को ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ या वो मेकर ने क्या किया है। हाँ। ऐसे उनको बिजनेस मैनेजर बना देते हैं जी। तो वो बिजनेस मैनेजर ऐसी बातें करते, तो आप देखिए, इसलिए मैंने पिछले 10 साल से फिल्म बनाना बंद कर दिया। अब पता चला कि आपने क्यों किनारा कर लिया हिंदुस्तानी सिनेमा में, क्योंकि आपको जो माहौल है वो पसंद नहीं आया, जबकि आप बहुत मुंहफट्टे रहे हैं। आपने राजकुमार साहब के साथ काम किया, आपने नाना पाटेकर के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया, स्पेशली नाना पाटेकर साहब, जिन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में ये कहा जाता है यार इनको झेलना तो हमारे बस की बात नहीं है। बहुत कंग्रेचुलेशंस लोग कहते हैं उस एक डायरेक्टर को कि भाई आपने नाना के साथ काम किया, और आपने लगातार नाना के साथ काम किया और साथ में राजकुमार साहब के साथ भी काम किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और जबकि उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता था, फिर भी आपने कैसे उनको कन्विंस कर लिया, और दो पावरफुल ऐसे शख्सियत को, ऐसे एक्टर्स को आपने अपनी फिल्मों में लगातार लिया, रिपीट किया, जिनसे लोग डरते हैं। ये कैसे कर पाया आपने? आपके अंदर आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे आप सक्षम हो पाए इन एक्टर्स के साथ लगातार काम करने के लिए? राज साहब ने देखिए मेरे साथ 3 फिल्में की, मरते दम तक, जंगबाज एंड तिरंगा। नाना ने भी 3 फिल्में की मेरे साथ, तिरंगा, क्रांतिवीर, अमित जी के साथ कोहराम। तो इन लोगों का क्या है मालूम है, राज साहब को कंप्लीट स्क्रिप्ट चाहिए। कंप्लीट स्क्रिप्ट देने के बाद आपने अगर डायलॉग के साथ उनको नरेशन दे दिया और बाइंड की हुई एक कॉपी, उनको उर्दू में कॉपी चाहिए थी राज साहब को जी, उर्दू में। तो उस टाइम पे फिर अगर उनको क्लियर कट बात बता दी कि सर देखिए ये मेरी फाइनल स्क्रिप्ट है, मैं हमेशा बोलता था कोई भी आर्टिस्ट के साथ, और सेट पे कभी भी कोई डिस्कस नहीं होगी, जो इसमें लिखा है यही पिक्चराइज होगा और इसी पे शूट। इसलिए देखिए मेरी ऊपर वाले की मेहरबानी से आर्टिस्टों, जो मेरी समझ में जितने आर्टिस्ट मेरे साथ काम करते थे, वो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हमारी हो जाती थी कि कभी सेट पे कोई इंटरफियर नहीं होता था। तभी मैं राज साहब को, नाना को लेके भी इतनी फिल्में बनाई, अमित जी के साथ भी नाना को लेके फिल्म बनाए, तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग का क्या है मालूम है, उनको एवरीथिंग परफेक्ट चाहिए, और सेट पे राइटर आता है, सेट पे डिस्कस होती है, तो फिर उनका इंटरफियर भी चालू होता है। हाँ। अगर आपने कट कर दिया, राज साहब का मैं आपको एक किस्सा सुना, मरते दम तक जब साइन, तो मेरी पहली फिल्म थी राज साहब के साथ, तो उसमें मतलब उनका मतलब एक ही आपने देखा होगा कि मतलब एक ही कलर के कपड़े पहनने का था उसमें। तो मैंने राज साहब को बोला कि राज जी आपका इस महीने सिर्फ ब्लैक सूट रहेगा, तो बोलते एक ही सूट रहेगा। मैंने एक ही सूट नहीं रहेगा, आपको 4-5 जितने सूट चाहिए आप बना सकते हो, लेकिन बाकी ड्रेस चेंज नहीं होगा। तो बोले ऐसा क्यों मेहुल? तो मैंने उनको कन्विंस किया कि देखिए जो भी डॉन होते हैं, माफिया होते हैं, या तो वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं या ब्लैक कपड़े पहनते हैं। तो यू आर प्लेइंग डॉन, तो डॉन का ये 2 में से कोई एक अपने को सिलेक्ट करना है। तो वो बोले ठीक है जैसे तुम। और फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि राजी आप है ना इन शर्ट नहीं करेंगे, आप सूट पहनेंगे लेकिन शर्ट बाहर रखेंगे। तो हंसने, हाँ तो हंसने लगे, बोले मेहुल वाई बोलते सूट पहन के शर्ट बाहर रखने का क्या मतलब? वो आप है इसलिए ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। राज साहब कुछ भी करेंगे, पब्लिक डाइजेस्ट करेगी, और वही हुआ। देखिए बाद में बड़े बड़े स्टारों ने भी सूट पहन के शर्ट बाहर रखना चालू किया। बिल्कुल सही, बड़ा ट्रेंड आपने शुरू किया। लेकिन बड़ी बात है कि राजकुमार साहब ने आपकी बात मानी। ऐसे एक्टर्स में राजकुमार साहब और अपने नाना पाटेकर शामिल होते हैं जो डायरेक्टर्स की नहीं सुनते, बार बार इंटरफेरेंस उनका चालू होता है, लेकिन आपकी तो लगातार उन्होंने सुनी, और आपके साथ जो भी फिल्में की वो 6 महीने में भी कंप्लीट उन्होंने की है। तो एक डायरेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए ताकि वो एक एक्टर को अपने इशारों पे नचा सके, जो आपने किया है? देखिए मेरे हिसाब से मतलब डायरेक्टर को स्क्रिप्ट का सेंस होना बहुत जरूरी है, देन एडिटिंग एंड फोटोग्राफी ऑल्सो। ये तीनों चीजों में अगर वो मास्टर है तो उसकी स्क्रिप्ट में मतलब कभी रिशूट नहीं होगा, कभी फालतू डायलॉग्स उसमें नहीं रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, राइटर इमोशंस में आके वो इमोशनल सीन 5 पेज का लिख देता है। अगर डायरेक्टर को राइटिंग की सेंस से तो 5 सीन के पेज को 1 पेज में भी बदल सकता है। उसके बाद फिर अगर आप राइटर है तो आपको स्टोरीज में टोटल इन्वॉल्वमेंट आपका होता है, कहानी में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा होता है। तो आज कोई भी आर्टिस्ट को जब मैं नरेशन देता था तो मैं विजुअल के साथ नरेशन देता था।
हाँ, और आज क्या होता है कि डायरेक्टर ईमेल कर देते हैं, अब वो ईमेल उनके बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजर फिर उनको बताएंगे, उसके बाद वो अगर सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, अदरवाइज वो है तो नहीं। अभी क्या हो गया बिजनेस में, आपको बोला क्रिएशन साइड हो गया, क्रिएशन सेकंड थिंग, ओनली बिजनेस। आप देखिए, मैं क्रांतिवीर की बात बताऊं, नारा को जब मैंने फाइनल किया क्रांतिवीर में, तो मैंने बोला देखिए इसमें है ना, तेरे कपड़े नए नहीं बनाएंगे, तो तेरे जितने पुराने कपड़े हैं ना तू हमको दे देना, उतने नए कपड़े मैं तेरे को बना के दूंगा, और तेरे पुराने चप्पल वो पहनेगा, और पूरी फिल्म में तेरे कपड़े पे कोई आयरन नहीं होगी। मैं बोला विदाउट आयरन जी। तो क्योंकि तू झोपड़पट्टी में रहता है, गरीब लड़का है, और उसी में से आगे बढ़ के वो क्रांतिवीर बनता है, तो ही एक्सेप्ट, बोलते नहीं यार मेहुल बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। और आप देख लीजिए पूरी फिल्म में कहीं बनियन पहना हुआ है, कहीं, तो वो रियल कैरेक्टर लगता है। अब आज के आर्टिस्ट को अगर ऐसे कन्विंस करोगे तो नहीं सर ऐसे कैसे, कुछ भी मैं सकता हूँ मैं तो इंटरफियर। अच्छा, अगर हम ये कहें कि आपके कहने का मतलब है आजकल के जो एक्टर्स हैं वो हीरोगिरी में ज्यादा रहते हैं। हाँ, वो मतलब कैरेक्टर की वो नहीं होते, वो कोई भी कैरेक्टर करेंगे, कपड़े अपने हिसाब से पहनेंगे, ड्रेस डिजाइनर उनका होगा, मेकअप मैन उनका होगा, सब चीजें से क्या होता है कंटेंट साइड में हो जाता है। मनमोहन देसाई कहा जाता है, और तब तो बहुत पीक पे था गुजराती सिनेमा, और आपकी फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही थी। उसके बाद जब आपने डायरेक्टोरियल डेब्यू दिया हिंदुस्तानी सिनेमा में, यहाँ आमिर खान के वाले साहब ताहिर हुसैन साहब ने आपकी भी थोड़ी हेल्प की, मनोबल बढ़ाया, तो यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो था नहीं शुरुआत से, आप अपनी मेहनत से ही आए थे, तो आपको लगता है यहाँ आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, उससे गुजरना पड़ा, या फिर आपको लगता है कि आप ऊपर वाले के बड़े फेवरेट थे तो आपको सब कुछ मिलता गया, क्योंकि राजकुमार साहब और नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां जिसको पहली स्क्रिप्ट में हाँ कह दे, पहले नरेशन में हाँ कह दे, तो मुझे तो लगता है कि वो ऊपर वाले का फेवरेट ही होगा, या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस बारे में जानना चाहेंगे। इस बारे में मैं डेफिनेट कहूंगा कि ऊपर वाले मेरे पे बहुत ही मेहरबान थे। जितनी स्ट्रगल डायरेक्टर बनने के लिए लोगों को करनी पड़ती है उतनी मेहनत मैंने नहीं की, और ऊपर वाले की मेहरबानी से और मेरा एक कॉन्फिडेंस था, वो दोनों चीजों काम आई, और एक के बाद एक। देखिए जैसे गुजराती उसके बाद मेरी स्टार्ट हुई, तो गुजराती मेरी कंटिन्यू फिल्में, मतलब 18 फिल्मों में से 14 सिल्वर जुबली फिल्में सुपर हिट जी। और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता और अरुणा जी की मैंने होम प्रोडक्शन फिल्म की थी कंचन ने गंगा, जिसमें अरुणा जी ने गुजराती में डबल रोल किया था। उसके बाद उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म अनोखा बंधन बनी हिंदी, और अनोखा बंधन के बाद फिर लव मैरिज बनी। लव मैरिज भी मेरे गुजराती प्रोड्यूसर ही थे जिनकी फिल्म मैंने गुजराती की थी, और वो सुपर हिट थी। उसके बाद फिर हम लोग ने लव मैरिज, तो अनोखा बंधन एंड लव मैरिज दोनों सिल्वर जुबली फिल्म थी। अनिल कपूर आज भी कहीं मेरे को मिले तो बोलता है मेरी पहली सिल्वर जुबली की ट्रॉफी आपकी आई थी मेरे घर। अब वापस आ जाते हैं राजकुमार साहब पे और नाना पाटेकर साहब, तो आपने पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी, मतलब बहुत असंभव माना जाता है कि भाई दोनों को एक फ्रेम में लाओ और फिर डांस भी करवाओ, तो आपने ऐसे कैसे किया? और साथ ही साथ क्या जानी का इस्तेमाल आपने गाने में किया या लिरिक्स राइटर से करवाया, तब जाके वो कन्विंस हुए? जी देखिए, जब तिरंगा फाइनल हुई, म्यूजिक लक्ष्मी जी ने किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो मैंने बोला कि गाने किससे लिखवाएंगे, तो लक्ष्मी जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि मेहुल जी संतोष आनंद को बुलाइए। तो संतोष जी का तो नाम मैंने सुना था, मनोज जी के साथ उन्होंने बहुत फिल्म में सुपरहिट गाने दिए। मैं बोला संतोष जी तो कहाँ है, मेरे को मालूम नहीं, उनका कोई फोन, उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास उनका घर का नंबर है, मैं आपको देता हूँ, आप फोन कीजिए, बात कर लीजिए। तो मैंने उनको फोन किया, यूपी में, वो तो लखनऊ में, तो उन्होंने फोन उठाया। मैं बोला लक्ष्मी जी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, तो हम लोग आपके गाने लिखवाना चाहते हैं। बोलते मैंने तो गाने लिखना बंद कर दिया है मेहुल। तो हाँ, तो मैं बोला लेकिन फिर हम चाहते हैं कि आप लिखो गाने। बोले कौन सी, क्या फिल्म है तुम्हारी, फिल्म का नाम क्या है? तो मैंने बोला फिल्म का टाइटल है तिरंगा। तिरंगा सुन के एकदम चाह गया, अच्छा तिरंगा देशभक्ति की फिल्म है। अरे यस सर, तो इसलिए आपको याद किया है। तो बोले एक काम करो, मेरी रिटर्न टिकट भेज दो, 8-10 दिन में वहां पे रहूंगा, होटल मेरे लिए बुक करवा लो, और मैं सारे गाने एक साथ लिख के चला जाऊंगा।
मैं बोला नो प्रॉब्लम, आप मेरे को आप एड्रेस में भेज देना, मैं आपको टिकट भी भेज दूंगा। और वो पूरा उन्होंने एड्रेस लिखवा दिया, सब कुछ किया। मैंने लक्ष्मी जी को फोन किया, मैंने सर ऐसा ऐसा है, बोलते बस आ रहे, वो तो 8 दिन में लिख देंगे पूरे गाने, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आए, होटल में ठहरे जू पे, और हम लोग की म्यूजिक सीटिंग होती रहती थी वहां पे। एक दिन फिर मैंने बोला कि संतोष जी देखिए, एक राज साहब का स्पेशल वर्ड है जानी, वो आज तक गाने में कहीं नहीं आया, तो ऐसा कुछ करो कि ये एक गाना है नाना का और राज साहब का, जिसमें जानी वर्ड राज साहब के थ्रू यूज हो जाए। तो इंटेलिजेंट, बहुत ही जनरल, मतलब बहुत ही माने हुए राइटर थे वो। 5-10 उन्होंने कुछ सोचा, बोले देखो मेहुल सिचुएशन तुम्हारी क्या है, बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ होने वाला है, आर्मी क्लब में, तो सारे आर्मी के लोग होंगे और नाना पुलिस वाला है, तो मतलब ड्रिंक तो डेफिनेट होगा, तो यही से स्टार्ट करेंगे। बोतलें खुली, एक बोलेगा पीले पीले वो मेरे राजा, और राजा बोलेंगे पीले पीले वो मेरे जानी। राजा जब सुना तो राजा खुश हो गया, मेहुल ये जानी वर्ड, मैं बोला राजी आपका फेवरेट वर्ड है और आप ही गा रहे हैं। बोले बहुत अच्छा है ये तो, वेरी। मतलब एक एक्टर को कैसे बाटली में उतार रहा है ये आपको बखूबी आता था। होना चाहिए, मतलब एक आर्टिस्ट की हाईलाइट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है, ये सब चीजें डायरेक्टर को मालूम होती है, तो सारी चीजें मतलब यूटिलाइज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहुल जी हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। पर आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एस फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर मेहुल कुमार जी से। इतने एक्टर्स के साथ आपने काम किया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक्टर वो ज्यादा मूडी था या जिसको झेलना सेट पे बहुत मुश्किल था? कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जिनके साथ आपने काम किया वो हमेशा सेट पे लेट आया करते थे, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। दूसरे गोविंदा भी सेट पे लेट आया करते थे। उन्होंने इनफैक्ट एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि यार मैंने बहुत गलतियां की, मैं सेट्स पे टाइम पे नहीं पहुंचता था, इसी वजह से कई सारी बड़ी फिल्में मेरे हाथ से छूट गई। किस तरह से आपने इन लोगों से काम करवाया? इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा जो है, जब आपकी फिल्म उन्होंने की तो आपने उन्हें ये कहा कि भाई आपको सेट पे टाइम पे आना है, नहीं तो नहीं, तो वो आ गए दूसरे दिन सेट पे। इसी तरह गोविंदा की हम बात करें, बाकी लोगों का, बाकी डायरेक्टर्स का क्यों नहीं मानते थे वो? आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत थी आपके हिसाब से जो लगता है? वो कन्विंस करने वाली बात थी, और उनको कन्विंस, देखिए सिन्हा साहब का मैं नाइस साहब एक ही फिल्म हम लोग ने की थी, तो मैंने उनको एक दिन बोला सर, मैं बोला सर आप राइट टाइम पे क्यों नहीं आते? बोले नहीं मैं राइट टाइम पे आ सकता हूँ, लेकिन लोग क्या है राइट टाइम पे नहीं होते, कोई डायरेक्टर लेट आता है, दूसरे आर्टिस्ट लेट आता है, इससे मैं आता। मैंने हम लोग कल एक रिकॉर्ड ब्रेक करे, तो बोले क्या रिकॉर्ड ब्रेक? मैंने कल 10 बजे की शिफ्ट है नटराज स्टूडियो में, और फर्स्ट शॉट में आपका लूंगा, आप 10 बजे बोले आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा शॉट मैं ना 100% आपका शॉट। तो पैकअप हो गया। फिर मैंने बोला सबको, मैं बोला भाई कल 10 बजे, वो प्रोडक्शन मैनेजर हंसने लगा, बोलते मैंने भाई आर यू लाफिंग? बोलते सर 10 बजे मतलब आप भूल जाओ, बोलते फर्स्ट शॉट उनका मत लगाओ। और मैंने कैमरामैन को बोला तो कैमरामैन भी टेंशन में, बोलता यार मेहुल जी आएंगे, वो बोले तो है, मैं बोला आएंगे 100%। तो मैंने उस हिसाब से फर्स्ट शॉट लगाया, और 9:45 बजे उनकी गाड़ी स्टूडियो में आई, पूरे स्टूडियो में हंगामा हो गया, अरे सिन्हा साहब आ गए। वो कुश्ती किया पूरा, मतलब शूटिंग। फिर शाम को मेरे को बोलते सर ये आज एक्सपेरिमेंट कर लिया है, कल से नहीं। मतलब एक ही बार में बस बात। अच्छा है ये, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट गोविंदा जी भी आपकी सेट पे बहुत टाइम पे आया करते थे, उनको भी आपने सुधारा था अपनी फिल्मों में के जरिए। था वो किस्से के बाद सुधर गया था। वो खुद भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेहुल जी ने एक साथ हम लोग कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, आसमान से ऊंचा की, उसमें एक एक्शन सीक्वेंस था गोविंदा की, और फाइटर पूरा मतलब फाइट सीक्वेंस था, और बर्फ पे था, दूसरी जगह जाना था, पर हम लोग बर्फ की वजह से एक दिन शूटिंग नहीं हो पाई थी। तो मैंने बोला देख एक दिन तू रुक जा, ये फाइट पूरी करके चला जा वापस, पूरा यूनिट यहाँ आएगा दोबारा, ये वो। तो बोलता नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा, उधर भी काफी आर्टिस्ट है। बोला ठीक है तू चला जा, मैं तेरे बिना शूटिंग करूंगा। बोले मेरे बिना कैसे शूटिंग करूंगा? डुप्लीकेट उस्मान करके एक डुप्लीकेट था जो उस टाइम बहुत ही वेल नोन था, काफी आर्टिस्टों का डुप्लीकेट किए, उसको लेके वो फाइटर के साथ पूरा सीक्वेंस मैंने बर्फ में गोविंदा के बिना किया, और उसके क्लोज वर्क बम्बई में किए मैं। ओह लवली। बोलता है मेरे भाई यार तो कमाल है, बोलते हैं। अब मेरे को बस जो भी फिल्म में करूंगा सही ढंग से करूंगा, वरना कहीं भी मेरा डुप्लीकेट यूज करके। एक्टर का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी, वो है अमजद खान साहब। अमजद खान साहब वो भी ऐसे एक्टर थे जो किसी की सुनते नहीं थे, अपनी शर्तों पे जीने वाले, लेकिन आपने उन्हें अच्छा खासा सुनाया है सेट पे। सीन ऐसा था जिसमें आपने डाइनिंग टेबल के ऊपर ट्रॉली लगाई थी,
जी। अब वो किस्सा याद होगा आपको, वो किस्सा सुनाइए आप प्लीज, सुनाना ये चाहिए। मेरी पहली फिल्म थी, फिर जन्म लेंगे हम, ताहिर साहब की। हम्म, और उसका हम लोग आउटडोर कर रहे थे राजपीपला पैलेस में, गुजरात में। हम्म, तो राजपीपला पैलेस में तो महाराजा का वो डाइनिंग टेबल, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था, मतलब 25-30 आदमी बैठ के खाना खा सके उतना। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली लगाई थी, और जब भाई सामने से चल के आ रहे थे, फिर डाइनिंग टेबल पे फ्रूट की एक प्लेट पड़ी है, उसमें छुरी से एक फ्रूट एप्पल उठाते और डायलॉग बोलते हुए आगे आते। उनका क्लोज था और ट्रॉली शॉट था। तो आए, फर्स्ट मतलब था वो पहला ही शॉट था शूटिंग में, और आके सबके सामने मतलब लाउडली बोले, अरे यार डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली लगाया। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने भी जवाब दिया, मेरा डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली इसलिए लगाया अमजद भाई क्योंकि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। तो एकदम सन्नाटा छा गया सेट पे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो अमजद भाई धीरे से चलते हुए आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे को साइड में लेके गए। बोले यार इतना लाउडली तू मेरे को जवाब दे रहा है, इससे प्यार से समझाता। तो मैं बोला आपने लाउडली कितना बोला, डाइनिंग टेबल पे क्यों लगाया? मैंने जवाब दिया इसलिए लगा। अगर यही बात आप मेरे को यहाँ पे पूछते तो मैं आपको कन्विंस करता कि डाइनिंग टेबल पे इसलिए लगाया कि एक ही चीज जैसे ट्रॉली पीछे आती है दिखती जा रही है कि डाइनिंग टेबल पे क्या क्या चीजें रखी हुई है और कैसे कैसे कितना लंबा डायलॉग, और आपका पूरा डायलॉग खत्म होता है एंड में बोला। हाँ। तो बोलते कि आज के बाद मैं तेरे सेट पे कभी कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ एक डायलॉग, वो डायलॉग सुन ले बोलते। मैंने ठीक है। तो जब भी वो सेट पे आते थे तो सीधा पहले ही चिल्लाते थे, मैं हुल से नहीं डरता। फिरोज खान साहब के साथ भी आपने काम किया, और तब आपने उन्हें कन्विंस किया, आमादा किया फिल्म में काम करने के लिए। जब कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूस करते थे फिल्म में, किस तरह से कन्विंस किया था आपने उन्हें? मेरे मन के मैंने स्टार्ट की थी, ऑन प्रोडक्शन ही था मेरा। सलमा आगा थी, प्रसन्नजीत, आयशा जुल्का, और एक ऐसा कैरेक्टर था मतलब डेविड ठाकुर साहब का, जो मैं चाहता था कि खान साहब करे। तो मैंने पहले तो उनके सेक्रेटरी को बात किया, तो वो बोलते कि नुल भाई वो बाहर की फिल्में करते नहीं, कितने 8-10 साल हो गए बाहर की एक भी फिल्म नहीं, जब से वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने खुद की फिल्म एक्टिंग करते, बाहर नहीं करते। मैंने यार फिर भी कहानी सुन लेगा तो एक बार। तो उन्होंने खान साहब से बात किया, तो उस टाइम के आर्टिस्ट यही होते थे, बोले ठीक है कहानी सुन लेंगे। बोले उन्होंने कुछ सोचा है तो कुछ होगा अच्छा। फिर मैं उनके घर पे जू बंगलो पे गया, कहानी सुनाई, कहानी सुनी, उनका रोल उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे को बोले रोल तो बहुत अच्छा है, प्राइस क्या दोगे? तो मैंने बोला कि खान साहब कि मैं आपकी कोई प्राइस सोच के नहीं आया, क्योंकि आप ये रोल में फिट हो, इसलिए मैंने आपको दिमाग में रख के ये रोल लिखा है, आपकी पूरी स्टाइल इसमें रखी है। तो आप प्राइस मेरे बजट का पूछो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 11 लाख रुपया है। ओके। तो बोलते ओके, आई एम एग्री, नो प्रॉब्लम। और मैंने फिर उनको बोला, मैंने खान साहब देखिए एक बात हम क्लियर कर लेते हैं पिक्चर स्टार्ट होने से पहले, ये देखिए बाइंड की हुई स्क्रिप्ट है, और मोस्टली मैं एज इट इज मेरी फिल्में कंप्लीट करता हूँ, जो शूटिंग आपको स्क्रिप्ट मिलेगी उसी हिसाब से, और 6 महीने में अपने फिल्म कंप्लीट करनी है। तो मेरे सेट के ऊपर आप बहुत बड़े डायरेक्टर है, लेकिन आपके डायरेक्टर को मत जगाना। ऐसे मैंने तो एकदम वो खड़े हुए, मैंने सोचा अभी शायद ना ही बोलेंगे, और खड़े हुआ, मैं भी खड़ा हुआ तो मेरे को गले लगाया, बोले आई लाइक दैट, बोलता है यू आर डायरेक्टर, आई एम योर एक्टर, बोलता है। और कंप्लीट हो गई है फिल्म। टारगेट हमेशा क्यों रखा? क्या उसके पीछे कोई ज्योतिष था या कोई और रीजन था? 6 महीने में मुझे हर एक फिल्म कंप्लीट करनी है, और ये 6 महीने में कंप्लीट करनी है, ये मुझे कन्विंस एक्टर को भी करना है, बाकी आर्टिस्ट को भी करना है, और सब मान भी गए। मतलब क्या इसके पीछे वजह क्या थी? मैं हमेशा आर्टिस्ट को बोला था कि एक साथ मतलब शूटिंग करके आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में रहेगा। जो आज देखिए वर्षों के बाद आर्टिस्ट लोग एट ए टाइम एक ही फिल्म कर रहे हैं, उस टाइम पे तो क्या एट ए टाइम एक फिल्म नहीं करते थे आर्टिस्ट लोग, काफी फिल्में करते थे। तो मैंने कहा कि आप हर महीने मेरे को 10-10 दिन 8-8 दिन दे दीजिए, 6 महीने में मैं कंप्लीट करूंगा। तो मोस्टली मैं इसी तरह से डिवाइड करता था कि भाई ये आउटडोर, ये इंडोर, ये आउटडोर, ये इंडोर, ऐसे करके 6 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाती और फिर रिलीज करते थे। और मोस्टली सारे आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे साथ फिल्में एक बार की थी वो तो एकदम रेडी हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका रवैया बर्ताव तो बहुत अच्छा रहता था आर्टिस्ट के साथ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो अक्सर बेशतर लोग मुझे मिलते हैं, डायरेक्टर से मैं बात करती हूँ, सब लोग यही कहते हैं नाना पाटेकर जी, अरे नहीं 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 नाना पाटेकर। अच्छा राजकुमार साहब का तो अलग ही स्टाइल था, कहाँ सुनते थे, लेकिन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती उनके साथ रही, ये अपने आप में बहुत कमाल है। और हर एक, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया आपके काम को,
जो आपने उन्हें दिया, जिस तरह से सीन समझाया, वैसे उन्होंने वो प्रेजेंट किया। हाँ डेफिनेट। देखिए क्या होता था, स्क्रिप्ट सुनाने के बाद मैं पूछता हूँ उनको कि आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को कन्विंस करो या मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मोस्टली वो एक बार कुछ छोटा मोटा सजेशन देते थे तो मैं उनको कन्विंस करता था कि नहीं देखिए एज ए डायरेक्टर ये सीन का मतलब ये है कि ये सीन का आगे का सीन आफ्टर इंटरवल आता है, तो आर्टिस्ट को कन्विंस कर दो तो दे एग्री। हमेशा मोस्टली क्या होता है, सेट पे डिस्कस करो तो आर्टिस्ट वो एक ही सीन में इन्वॉल्व होता है, जो सेट पे जिस सीन कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम कुछ भी डायलॉग चेंज करवा देगा। अब उस डायलॉग का कुछ मतलब आगे पीछे भी लिंक होता है, कभी कभी फिल्मों में सीन का भी आगे पीछे लिंक होता है, तो वो आर्टिस्ट को वो कन्विंस कर दो तो वो कन्विंस हो जाता है। तो कभी भी नाना के साथ भी देखिए, नाना का सबसे बड़ा मैं आपको बोलूं कि क्लाइमेक्स क्रांतिवीर का कोई नहीं मानेगा कि मैंने एक दिन में वो क्लाइमेक्स पूरा किया है। आप देखिए पिक्चर। जी जी। हाँ, उस मतलब रीजन ये था कि नाना बीमार था, हॉस्पिटल में था, और उस टाइम पे स्पेशल इफेक्ट थी नहीं, और 1000 जूनियर आर्टिस्ट मैंने बुलाया थे फिल्म सिटी। तो सेट फाइनल हो गया और नाना हॉस्पिटल में था, नानावट्टी में। तो मैं उसको मिलने गया, मैंने बोला नाना देख शूटिंग कैंसिल कर डालते हैं क्योंकि तेरी तबीयत। बोले मेहुल देख एक काम कर, तू मेरा जितना डायलॉग है एक शॉट में ले ले, मैं रेडी हूँ, तो कैंसिल मत कर। 1000 जूनियर आर्टिस्ट तूने बुलाए हैं, तेरा पैसा भी वेस्ट होते हैं, इससे अच्छा है तुम एक ही दिन में मैं खत्म कर दूंगा बोलते। मेरे को डायलॉग पूरा 1 पेज का 2 पेज का जो भी है ना वो मेरे पास है बोलते हैं, मैं याद कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, 4 कैमरे लगाए, एक नाना का क्लोजअप रखा, एक मिड शॉट रखा, एक लॉन्ग और एक क्रेन पे, और नाना ने 1 शॉट में पूरा डायलॉग बोला है क्रांति का, सोच लीजिए। ओह लवली, विदाउट एनी टेक। हाँ, और एक ही टेक में ओके कर दिया उसने, और उसका पूरा दिन नहीं। फिर मैंने लंच के बाद उसको बोला तू घर जा, लंच के पहले सीन खत्म हो गया। उसके बाद मैंने डैनी साहब का सीन, क्राउड के डायलॉग, क्लाउड के सीन, जो भी शॉट्स थे वो नाना को छोड़ने के बाद दिए। तो 4 कैमरा मैंने यूज किया था उस टाइम पे, तो मैंने शूट किया। और क्रांतिवीर का क्लाइमेक्स देखिए आज भी लोग याद करते हैं। क्लाइमेक्स की वजह से ही तो बहुत बवाल मचाया था उसने। खैर आपकी सारी फिल्में, मोस्ट ऑफ द वो फिल्में जिनमें आपने डायलॉग्स भी खुद लिखे हैं, वो बहुत कामयाब तरीन साबित हुई है। नेशनल अवार्ड्स आपकी फिल्मों को मिला है। आपकी फिल्में हमेशा याद की जाती है अच्छे स्क्रिप्ट की वजह से, अच्छी कहानी की वजह से, अच्छे अदाकारों की अदाकारी की वजह से, और आपके निर्देशन की वजह से। और साथ में अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आपकी फिल्म का म्यूजिक भी थोड़ा अलग सा रहा। आपने तो सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और लिरिसिस्ट की अगर हम बात आती है तो लिरिसिस्ट में आनंद बख्शी हो, आपके संतोष आनंद जिनका आपने नाम लिया, समीर साहब हो, या और भी बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया है। तो लेकिन इतने सारे लिरिक्स, इंदिवर साहब उन्हें हम नहीं भुला सकते, और रविंदर जैन साहब वो लिखते भी थे और म्यूजिक भी तरतीब देते थे, उनके साथ भी आपने काम किया। तो ये सारे लेजेंड्स रहे हैं, तो इनके साथ काम करना और फिर इन्हें मनवाना। एग्जाम्पल अगर हम लिरिसिस्ट की बात करें, गीतकार की बात करें, तो सारे लिरिसिस्ट में किसी लिरिसिस्ट को आपको ज्यादा मनवाना नहीं पड़ा? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डिमांड थी या सिचुएशनल सॉन्ग था कोई, आपको उन्हें ये कहना था कि भाई मुझे इस वे में ये चाहिए, इसी वे में मुझे चाहिए। लेकिन कुछ गीतकार ऐसे होते हैं वो लिख के लाते हैं, नहीं भाई इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इतने अंतरे हमने दिए तो इतने दे दिए। लेकिन आपको सबसे बेस्ट गीतकार आपके हिसाब से, जो आपके हिसाब से चला, कौन मिला? वो नाम जानना चाहेंगे हम। देखिए वैसे तो सबके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, मतलब बख्शी साहब के साथ भी इतने अच्छे थे, हसरत जयपुरी साहब के साथ भी मैंने फिल्म की थी, इंदिवर जी के साथ भी फिल्में की, रविंद्र जैन जी के साथ भी की, और समीर के साथ भी फिल्में की काफी। तो मतलब किसी के साथ भी ऐसा कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पहले पूरी कहानी की लाइन सुना देता था, फिर सिचुएशन सारे गीतों की सुना देता था, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आता ही था। लेकिन समीर के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मतलब समीर थोड़ा आगे की भी यंग जनरेशन के हिसाब से भी सोचता था। जी जी। आप देखिए लिबरल है चीजों को लेकर। हाँ, मैंने हमेशा एक्सपेरिमेंट भी किए। उसमें एक गाना है नाना का जो कभी 101 कभी 102, कभी 102, यस। तो मैंने बोला यार एक गाना ऐसा बनाते जिसमें इंग्लिश वर्ड भी आए, और नाना महाराष्ट्रियन है तो मराठी वर्ड भी आए और हिंदी वर्ड भी आए। तो समीर मेरे को हंसने लगा, बोलते मेहुल भाई यार ऐसा कैसे मिक्स गाना होगा? बोलते आज के जमाने में। क्यों नहीं होगा? मेरा तुम लिखो। मैं बोला
और अपना डिस्को का सॉन्ग है, उसमें मतलब नाना गाएगा तो नाना मतलब इंग्लिश में भी बोलेगा, हिंदी में भी बोलेगा, मराठी में भी एक दो लाइन आएगी। तो मेरे को एक दो दिन दो, मैं सोचता हूँ। फिर उसने एक दो दिन बाद मुखड़ा बनाया, मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और आज भी ये गाना जो बजता है ना बहुत अच्छा लगता है। नाना पाटेकर के एक्सप्रेशंस, जो गाने आपने उन्हें दिए हैं, स्पेशली जिन गानों में आपने डांस करवाया है, और उनके एक्सप्रेशंस वो तो खुद ही बोलते हैं सब, कुछ कहने की और जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी आपको, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा मतलब जब गाना पहले तिरंगा में एक गाना रखा था तो तब थोड़ा सा बोल रहा था मेहुल यार गाना मेरे को गाना, मैं बोला क्यों गाना, तुम गाना गा सकते हो, गाने गाने में क्या प्रॉब्लम है, तुम आर्टिस्ट अच्छे हो तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और गाना अच्छा होगा तो तुम आर्टिस्ट तो इन्वॉल्व हो जाओगे, पब्लिक लाइक करेगी। वही हुआ, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ। और उसके बाद प्रोग्राम में मैंने उसका एकदम तब्बू के साथ गाना डाला था, वो भी ऐसा ही जबरदस्त गाना था, हम लोग ने शूटिंग वो भी हिट हुआ था। मेहुल जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के पार। आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में कुछ किस्से कहानियों के साथ एक बार फिर से हम ब्रेक के पार हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू है मेहुल कुमार जी। जैसे मेरा ये मानना है कि आपने जिन भी लेजेंड्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया है, उनका कहीं ना कहीं आपकी फिल्मों की वजह से कमबैक हुआ है, मानते हैं आप? जिनमें मुझे अमिताभ बच्चन साहब भी महसूस होती हैं, क्योंकि ABCL के तहत जब उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी तो उसकी स्क्रिप्ट आपने ही लिखी थी। हाँ जी। तो आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया, क्योंकि उन्होंने 5 साल के बाद फिर उस फिल्म से कमबैक किया? देखिए मतलब मैं उस मामले में लकी हूँ कि राज साहब ने भी जब कमबैक किया था मृत्युदाता से तो 5 साल के बाद ही किया था। उसके बाद मतलब अमित जी तो मतलब एक हिस्ट्री है हमारी इंडस्ट्री की, मतलब तो अमित जी का जब कमबैक हुआ, हालांकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमित जी का कमबैक मेरे साथ होगा या उनकी फिल्म मैं करूंगा। अमित जी ने मेरी 3 फिल्मों के मोहर चोट किए थे, औरत किया था, लव मैरिज, आसमान से ऊंचा और आंसू बने अंगारे। ये तीनों फिल्म तो मेरी पहचान थी, और मंजी ने मेरी पहचान करवाई थी उनके साथ, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड उनके और मेरे थे, जम्मू सुगन, उनकी डेथ हो चुकी है, वो एक पार्टी में मेरे को मिले, रंगीला का था म्यूजिक लंच, अमित जी भी थे, तो उस टाइम पे बात निकली तो बोले कि सर आपके पास कुछ है नहीं गर्मा गर्म सब्जेक्ट? तो मैं सर सब्जेक्ट तो है, किसके लिए? बोलते मेरे लिए, और किसके लिए? तो मैं बोले हाँ नो प्रॉब्लम, मैं बोला मैं, तो बोले कल बात करेंगे शीतल जी। तो फिर मैं तो पार्टी में ऐसी बातें होती रहती है, मैंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन दूसरे दिन शीतल जी का फोन आ गया, बोलते वो सर ने आपसे कुछ कहानी की बात की है, तो वो बोलते कब सुना सकते हो? मैं बोला आप जब बोलो। तो बोले कल प्रतीक्षा में आ जाओ 11 बजे, 1-1.5 घंटा आराम से, कंप्लीट स्क्रिप्ट है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है। तो वो मृत्युदाता फिल्म जो कंप्लीट लिखी हुई थी मैंने उनको सुनाई, एंड सुनने के बाद ही मतलब वो खड़े हुए मेरे को गले लगा, बोलते आई एम डूइंग दिस फिल्म फर्स्ट। लकी ऊपर वाले की मेहरबानी है, वरना तो मतलब अमित जी के तो देखिए कितने उस कमबैक में कितने लोगों के नाम आते थे कि अमित जी इनकी फिल्म पहले करेंगे, इनकी फिल्म पहले करेंगे, और पहली फिल्म मेरे साथ की वो भी उनकी होम प्रोडक्शन ABCL की, डायरेक्टर और राइटर था, और फिल्म बनी 6 महीने में कंप्लीट हुई, लेकिन शायद सुपरहिट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी। इन सारे एक्टर्स में आपको सबसे ज्यादा मूडी एक्टर कौन महसूस हुआ है अब तक एज अ डायरेक्टर? क्योंकि आपने 2 पावरफुल एक्टर्स को एक साथ भी लाया है, तो दोनों की सोच अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, फिर भी आप अपने हिसाब से मुझे बताएं। जैसे कि आपने धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र साहब उन दोनों के साथ भी काम किया, उन दोनों को भी आपने एक ही फिल्म में लाया है, तो ऐसे ही आप सोचिए थोड़ी देर में और मुझे बताइए। मूड के हिसाब से देखा जाए तो राज साहब नंबर 1 ही आ सकते हैं। ओके। क्योंकि उनकी हर एक के साथ नहीं जमती थी। हाँ। फिर नंबर 2 दिया जाए तो नाना को ही दिया जा सकता है, क्योंकि उसका भी वही हाल है, 90% वो एक फिल्म डायरेक्टर के साथ करता है या एक दूसरे में झगड़ा होता है। मेरे साथ दोनों ने 3-3 फिल्में की, तो मतलब ऐसे मूडी वो थे, लेकिन उनके हिसाब से अगर सही ढंग से अगर आप कैरेक्टर लेके जाओ, कहानी ऐसे लेके जाओ, सब्जेक्ट लेके जाओ, तो मतलब राज साहब के लिए मैं डेफिनेट कहूंगा कि राज साहब का नेचर देखा जाए ना तो बच्चे जैसा था। उनको कन्विंस आप कर दो ना
तो राज साहब को इजीली आप शूटिंग करवा सकते हो। नाना भी कन्विंस कर दो तो नाना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कन्विंस करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, और कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, या वैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, या वैसा कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके मुताबिक शूटिंग होनी चाहिए। तो दे आर इस मामले में तो आप सर्वश्रेष्ठ रहे हैं फिर, और बहुत लकी भी रहे हैं। क्या जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि डायलॉग्स भी आपने अपनी फिल्मों के खुद ही लिखे हैं, तो उसमें तो आप बहुत ही लाजवाब है। आपकी इन सारी फिल्मों में कौन सा ऐसा डायलॉग है जिसने जहन पर छाप छोड़ दी? तो आपके हिसाब से वो कौन सा डायलॉग आपकी फिल्मों का जो क्रांति ला सकता है, एक नई क्रांति आज के दौर में? देखा जाए तो क्रांतिवीर में जो बात थी, जो बरसों से हमारे देश में चली आ रही है और आज भी चल रही है, वो है हिंदू मुस्लिम। तो उसमें मतलब देखिए, नाना का वो सीन था, ये हिंदू का खून या मुस्लिम का खून बोलते, बनाने वाले ने जब हमारे खून में कोई बोलते वो नहीं किया तो हाँ, तो वो सीन इतना पावरफुल था कि मतलब वो लोग मतलब उस सीन को मतलब इतना याद करते आज भी। और क्लाइमेक्स में वो सारी बातें जो नाना बोलता है कि पहले हमने राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, और अब चंद गद्दार नेताओं की, ऐसे डायलॉग थे उस टाइम पे, और लोग लाइक करते थे। और आज भी वो फिल्में देखिए टीवी पे हर महीने में तिरंगा, क्रांतिवीर, कोहराम दिखाई जाती है। सही। मेहुल जी, आपने यादें ताजा की, कुछ किस्से कहानियां हमसे बांटी, दिल ने फिर याद किया। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा, घर पे ही सही, लेकिन आने वाले वक्तों में जब सब सही हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तो हम जरूर आपको अपने स्टूडियो में दावत देंगे और भी किस्से कहानियों पे बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से अच्छी अच्छी फिल्में, हकीकत पर आधारित, हकीकत पर मबनी फिल्में बनाते रहिए और हम लोगों को एंटरटेन करते रहिए। आप जैसे डायरेक्टर्स की, फिल्म मेकर की अशद जरूरत है इनफैक्ट आजकल के इस दौर में। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया बेहद पसंद आ गया होगा। एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे, नए किस्से कहानियों के साथ, यादों के साथ हाजिर हो जाएंगे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी फिल्में देखने के आदी हो जाइए, क्योंकि अच्छी फिल्में हमें काफी कुछ सिखाती है। बाय बाय, टेक केयर, आई विल बी सीइंग।